इम्पैक्ट मार्केट में कैलकुलेशन तो होगी ही होगी उसकी भी। और गुरांग सर और राहुल सर हमारे साथ बने हुए हैं, उन दोनों से हम जरा फटाफट पता भी करते चलते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर इन लाइन है। राहुल एक बार ज़रा देख के बताना इसमें ट्रेड कैसे किया जाए आज के सेशन में। मैं नंबर्स इन बिटवीन एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आता हूँ। इनका जो पैट है यानी कि जो मुनाफा है वो करीब 20% के आसपास का बढ़ा है और वो वाई बेसिस पे बढ़ा। इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशो जो 2.65% पे थी उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, 2.5 से 2.6 हुई है। काफ़ी हद तक नंबर्स ठीक ठीक है बताए जा रहे हैं, इनलाइन नंबर यानी कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है, एक रेगुलर फीचर है जो नंबर्स के अंदर आया। ट्रेड बनता है तो बताइए सर। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ट्रेड नहीं बनता है इस लेवल पे। थोड़ा और कन्विक्शन चाहिए अपसाइड के ऊपर, अपसाइड पे जो 2100 के ऊपर ही आ सकता है। तो 2020 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अभी फिलहाल ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को तोड़ा भी नहीं है, तो कन्विक्शन बाय नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, ना तो कन्विक्शन नंबर्स में बहुत कुछ अच्छा दिखा जो हमारे रिसर्चर्स को दिखा, और ना ही ट्रेड के अंदर ऐसा हमारे गेस्ट को दिख रहा है। तो फिलहाल 2100 जब तक आता नहीं तब तक इसमें कोई ट्रेड लेंगे नहीं। अवॉइड के स्टैंप लगा दीजिए इस पर। तो जो शेयर है उस पर क्या ट्रेड लेना है, लिखतम वक्तम दोनों आपके सामने होता जा रहा है। अब एक और नंबर की बात बोलते हैं, आरबीएल बैंक। गुरांग सर, ये नंबर्स आपके सामने पढ़ देता हूँ, आई होप आपने पढ़ भी रखे होंगे वैसे तो। एक बार ज़रा आपका इस पर टेक चाहिए। इनका जो मुनाफा है सर वो करीब 24% के आसपास गिरा है वाई। ये मुनाफा हुआ है 223 करोड़ रुपए का, ये घटा है 294 से। इनके ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 2.69 से 2.88 हो गए हैं, स्लाइटली बढ़े हैं। और इनकी जो ब्याज से आय है जिसको हम एनआईए कहते हैं सर, वो करीब 9% के आसपास बढ़ी है, वो 1475 से 1615 हो गई है। ये सामने ग्राफिक्स में आपके वो नंबर्स चल भी रहे हैं। रिसर्च हमारी टीम ये कहती है कि नंबर्स वीक हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ख़राब नंबर्स आए हैं। सर एक बार आपका टेक। आह, धन्यवाद डिपी आपका। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। और डिपी, दो बैंक निजी क्षेत्र की छोटी मझौली ऐसी है जहां पर नतीजों को लेकर के दिक्कतें बहुत सारी हैं। एक तो आपने कहा बराबर, आपकी टीम ने और आपने, आरबीएल बैंक, और दूसरी है बंधन बैंक। ये दोनों ने ही मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आईपीओ आया, जिस प्रकार के ऊपरी स्तर थे और फिर जिस प्रकार से खबरें आई कुछ बैंकों में मैनेजमेंट के बदलाव को लेकर के, कुछ बैंक में यानी कि आरबीएल जैसे बैंक में कुछ कामकाज को लेकर के दिक्कत आई। लेकिन सबसे पहले अनिवार्य होगा हमारे लिए कि हम डिस्क्लोजर देते हैं कि दोनों ही बैंक के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बंधन बैंक के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 230 के आसपास के लक्ष्यांक है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और जहां तक आरबीएल बैंक का सवाल है डिम्पी, जो नतीजे आंकड़े निराशा, देखिए, इसकी बुक को लेकर के चिंता पहले से ही थी। ऐसा नहीं है डिम्पी के ये इस तिमाही में नतीजे इस प्रकार के आए हैं। क्या इस भाव से आगे जाकर के सुधार हो सकता है? तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सुधार को देखने के लिए दोनों ही बैंकों में आपको मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो सुधार की प्रक्रिया और गति है डिम्पी, इसको समय लगेगा, क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं। अगर इस प्रकार के आंकड़े हो तो आप ये अनुमान लगा करके निवेश नहीं कर सकते हैं कि 3-6 महीने में या साल भर में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा और एकदम से आपका ग्रॉस और नेट एनपीए एक के नीचे आ जाएगा, जो कि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड और नॉर्म है। तो जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं डिम्पी, जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है और समय सीमा अनिवार्य जैसे मैंने किया कम से कम 1.5-2 साल है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप निवेश करें। इस सुधार होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सुधार होगा। फिलहाल तो भी नंबर्स का शायद थोड़ा सा दर्द आज झेलेगा ये शेयर। ऑलरेडी वैसे इसने हफ्ते भर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, 0.7% आपके स्क्रीन पे लिखा है मंथ भर का, और 3 महीने का रिटर्न्स भी नेगेटिव ही है ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये कैलकुलेशंस हैं कुछ जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक शेयर जरा और पता कर लेते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी। इन्होंने भी एक लैंड पार्सल को एक्वायर किया है, करीब 3 एकड़ के आसपास का है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। राहुल सर एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज चेक कर लेना। रियल एस्टेट के लिए भी पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था। फर्स्ट वीक में यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द डेज में टूटे, और फिर लास्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक में काफ़ी अच्छे चले भी। गोदरेज प्रॉपर्टी सर। इसका चार्ट दिखा रहा है कि आज थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है स्टॉक में।
बिल्कुल इंट्राडे के लिए होगा, क्योंकि 3175 के आसपास 3180 के आसपास फिर से सेलिंग आ सकता है। बट एक और 40-50 रुपीज ऑन दी अपसाइड इंट्राडे के लिए रूम लग रहा है। एक डिमांड जोन से बाउंस हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है 3000 से। जो डिमांड जोन है 3 to 3133, जो 5% का मूव है, अच्छा कैंडल बना है। तो इंट्राडे बाय सीमित है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं मना करूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। एक शेयर और पता कर लेते हैं, वो है टाटा कंज्यूमर्स का। इसके भी नंबर्स मिक्स्ड बताए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े नंबर्स दिखाता हूँ, स्क्रीन पे जरा लेके आइएगा, स्टैंपिंग करते जाएंगे उस पर हम। पैट यानी कि मुनाफा वो करीब 7% के आसपास बढ़ा है, 364 हो गया, ये पहले 368 था, 38 था, तो माफ़ कीजिए। मार्जिनस में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है और ये 14.87 है। अबीटा, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं बिना टैक्स वगैरह के, वो करीब 16% के आसपास बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ा है करीब 13%। ये मिक्स्ड इसलिए है क्योंकि मार्केट को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ही रहा और स्लाइटली एक दो चीज़ें थोड़ी उम्मीद से कम भी थी, तो बस इसलिए इसको वैसा नंबर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू आया 4200 करोड़ और मार्केट को उम्मीद थी 4300 करोड़ समथिंग की, इसलिए इसको मिक्स्ड बोल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स, एक बार ये भी ट्रेड बनता है इस पर, राहुल जी आप ही चेक करना जरा, चार्ट से चेक करो आप, ट्रेड बनता है इसमें कोई? नहीं, नहीं, टाटा कंज्यूमर का मैं यहाँ पे सेल ऑन रैली का रादर कन्विक्शन है। अगर प्राइस आपको दिख रहा है 1100 के ऊपर, 1110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक सप्लाई लेवल आ जाता है और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। तो 1120 पे, 1150 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो हर लेवल पे सेल का ही गुंजाइश बनता है और बाय यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा की टेक अवे आपके लिए क्या रहा है, और अभी जो अर्निंग्स आनी बाकी है उनमें से सबसे ज्यादा उम्मीदें आपको कहां से है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, आंकड़ों में इतनी बड़ी निराशा भी नहीं देखी है मैंने। और मैं ये कहूंगा कि क्या यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि आगे जाकर के सुधार हो सकता है? तो हमारी सोच और समझ और जो अनुभव हमारे पास है उसको समक्ष रख करके अगर मैं कहूँ तो हाँ, सुधार के बिल्कुल अ, संकेत नजर आते हैं आने वाले समय में, तीसरी चौथी तिमाही और बाकी फिर आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के जो परिणाम होंगे उसमें। निराशा के रूप में मतलब अनुमान कुछ ज्यादा थे, आप ये भी कह सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है, छोटी मध्यम अवधि का विचारधारा नहीं रखते हैं, तो जो भी सक्षम और मजबूत दिग्गज और मझौली कंपनियां हैं उसमें आप बने रहें। आईटी क्षेत्र में से मेरे ख्याल से जो ऑर्डर पाइपलाइन या फिर डील पाइपलाइन जिसे हम कहते हैं, जो आंकड़े आने के अनुमान थे, उससे कुछ एक दो कंपनियों में नीचे के तरफ आंकड़े आए हैं। हालांकि ये भी वास्तविकता है कि नतीजे शुरू होके मुश्किल से मेरे ख्याल से कुछ 10-12 दिन हुए हैं। इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में मेरे ख्याल से और भी भारी मात्रा में दिग्गज और मझौली कंपनियों के परिणाम आएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो थोड़ी बहुत मायूसी या निराशा या अनुमान से नीचे आंकड़े हमने पहले शुरुआत में देखे हैं, उसकी शायद भरपाई आने वाले समय में हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, न कि आधा खाली है। तो उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए जहां तक सुधार का प्रश्न है।